फिजिक्स फ्रॉम केवी टू टुडे। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया था दैट एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे दैट एफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम यहाँ पर कुछ सिंपल केसेस डिस्कस करेंगे और अलग अलग कंडीशन देखेंगे कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पर किस तरह से फोर्स अप्लाई होगा तो उसका पाथ कैसे होगा। तो ये सभी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं when theta is 0 डिग्री और वी कैन से दैट 180 डिग्री। ये दोनों साथ क्यों लिए अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो हमारे पास फॉर्मूला है f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह हमें पुट करना है 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो चलो देखते हैं एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 और हमें मालूम है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर साइन 180 पुट करता तो साइन 180 भी क्या होता है 0 होता है, इसलिए हमने ये दोनों केसेस एक साथ लिए हैं। तो इस केस में साइन 0 0, सो एफ बी इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट एंटर होता है तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि उस चार्ज के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाएगा। यानी इन दिस केस पाथ ऑफ द चार्ज इज द स्ट्रेट लाइन। तो यहां से हमें ये पता लगा when charge is enter in any magnetic field in the direction of magnetic field or opposite to the direction of magnetic field, then that charge doesn't experience any force and the path followed by charge will be straight line। अब हम एक केस ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी 0 हो तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट केस था आप उसको ऐसे समझ सकते हो, अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और कोई चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये चार्ज इसी तरह से जाता रहेगा अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वहां पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो इसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगने की वजह से इसका पाथ डेविएट नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम यहाँ पर अब ये कंसिडर करें कि हमारा जो चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पर है, जैसे यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यही डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये बी वेक्टर है जिसका मतलब ये हो यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है और यहाँ पर कोई चार्ज है v इक्वल टू 0 का मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड में ये एज्यूम किया हुआ है कि चार्ज रेस्ट पे है। तो ये फॉर्मूला में जब हम वैल्यू पुट करेंगे एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पर v 0 हो गया b साइन थीटा, तो इस तरह से ये वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी। यानी अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे है तब भी उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं। इन दिस केस इफ दिस थीटा इज 90 डिग्री, if theta is equals to 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, देखो ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है ये मिनिमम फोर्स अप्लाई हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना। अब when theta is equals to 90 डिग्री तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 और साइन 90 होता है 1, सो दिस एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आई है, कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होगा, तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स, उस केस में फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्यू भी होगी और ये जो फोर्स की वैल्यू है वो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है फॉर दिस इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है मैक्सिमम होगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फोर्स की वजह से उस चार्ज का डेविएशन किस डायरेक्शन में होगा, उस चार्ज का पाथ कैसे होगा। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो इस डायरेक्शन में है
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कोई चार्ज है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होना चाहिए। परपेंडिकुलर एंटर होने का मतलब है हो सकता है वो चार्ज इस तरह से आए, देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ऐसे भी तो हो सकता है ये चार्ज इस डायरेक्शन में जाए, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और हो सकता है कोई चार्ज इस तरह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है और चार्ज की डायरेक्शन ये है, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। तो अब हम ये देखते हैं परपेंडिकुलर एंटर होने पर चार्ज का पाथ किस तरह से होगा। अभी हम ये डिस्कस, मैं आपको ये बता देता हूँ, इस केस में जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। जो चार्ज पाथ फॉलो करेगा दैट विल बी सर्कुलर पाथ, अगर वहां पर सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड है तो। अब इसके बाद में ये हम डायरेक्शन देखते हैं कि चार्ज का मोशन ऐसे कैसे हुआ है, ये डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ जरूरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो सिंबल जो है डॉट के चारों तरफ एक सर्कल बनाया है मैंने, एक सिंबल यहाँ पर हम इस तरह का यूज करेंगे, क्रॉस के चारों तरफ ऐसे सर्कल बनाए, यानी ये जो दो सिंबल है यहाँ पे, ये सिंबल और ये सिंबल, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले सिंबल की बात करूं तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की, देखो अगर आप इसको एरो से एज्यूम करो, जैसे मान लो यहाँ पर ये एरो है, अगर मैं इसको इस एरो से एज्यूम करूं, एरो है ये, तो जब एरो अगर आपके सामने आ रहा है तो एरो का आपको क्या दिखेगा, टिप दिखेगा। जैसे यहाँ पर है, मैंने सामने से यहाँ से एक एरो चलाया तो आपको एरो का एक टिप दिख रहा है, तो ये डॉट भी यही कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर और आपकी तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स यू, आउटवर्ड आ रही है, ठीक है, और क्रॉस। अब ये अगर एरो अगर पीछे जा रहा हो तो आपको ये एरो का ये वाला साइड दिखेगा, यानी एक तरह से आप समझ सकते हो क्रॉस दिखेगा, इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। तो यानी ये सिंबल हमें तब यूज करना है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ हो, इनवर्ट हो, लेकिन बोर्ड के परपेंडिकुलर हो। इसी तरह से ये सिंबल हमें तब यूज करना है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड आउटवर्ड हो, अंदर से बाहर की तरफ हो। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहले भी यूज किया है, आपको याद होगा, जैसे अगर ये यहाँ पर वायर है, करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और मुझे ये चेक करना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो वही राइट हैंड थंब रूल जब हम अप्लाई करेंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ है, अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो ये वाली जो मेरी डायरेक्शन होगी, देखो यहाँ पर अंगुलियां अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्रॉस होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अंगूठा और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, क्रॉस बनाया। इसी तरह से मुझे यहाँ चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो इस पर करंट की डायरेक्शन इधर है और अंगुलियां बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि हमें पता है जब कोई वायर में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। तो यानी यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डॉट बनाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने का। तो यहाँ पर हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाना है तो वो तो मैं एरो से बना दूंगा, यानी यहाँ जैसे कोई नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है तो हम बना देंगे। इसी तरह से हम ऊपर से नीचे बनाना है तब भी बना देंगे। लेकिन मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, तब हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक ऐसा फील्ड बनाया है जिसमें ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, और ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि ये इतना एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड, इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और आपकी तरफ है, आउटवर्ड है, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डॉट की बजाय क्रॉस बना दूं इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है और कहाँ अप्लाई हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है, यानी इनवर्ड अप्लाई हो रहा है। तो जब इस तरह के सिंबल दिखे तो आप ये मत सोचना कि ये ग्रीटिंग कार्ड है या कोई डिजाइन है, एक्चुअल में ये जो सिंबल है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता है, तो उसको फिर हम बोर्ड पे कैसे बनाएं, तो उसको बोर्ड पे बनाने का तरीका हमारे पास ये होगा। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब थीटा 90 डिग्री हुआ था
तो उस केस में पाथ सर्कुलर कैसे होगा ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर एक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर अभी हम एक मैग्नेटिक फील्ड, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर हो रहा है और हमें ये पता है उस चार्ज की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस का मीनिंग समझो, क्रॉस का मीनिंग ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन ये है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ कोई नॉर्थ पोल है और इस बोर्ड के उस तरफ कोई साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हुई। अब हम कोई चार्ज कंसिडर कर रहे हैं और उस चार्ज की डायरेक्शन जो है, यहाँ पर हमने कोई चार्ज कंसिडर किया, पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं अभी हम, और हमने ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है। देखो परपेंडिकुलर तो है ही, ये चार्ज इसके परपेंडिकुलर तो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ, और चार्ज कैसे जा रहा है इधर, तो दोनों में कितना डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। इसका मतलब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है। तो अब देखते हैं इस पर फोर्स कैसे अप्लाई होगा। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने पढ़ा था, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, जो डायरेक्शन v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, और v क्रॉस b की डायरेक्शन को हमने देखा था। चलो अब यहाँ देखते हैं इस केस में v कहाँ है और b कहाँ है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये वेलोसिटी है, चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये किसकी डायरेक्शन हुई, b की डायरेक्शन हुई। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, यानी अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम में समझाना चाहूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसी तरह से बताएंगे। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, आपको राइट हैंड में v क्रॉस b करना है और जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो देखो यहाँ पर v है तो ये v, राइट हैंड थंब रूल सबसे अच्छा रूल है यहाँ पर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इस राइट हैंड थंब रूल में देखो यहाँ पर v है तो मेरा जो सबसे पहला जो डायरेक्शन वो v हो गया इस तरह से, फिर मुझे b की तरफ मेरी अंगुलियां को, ये जो मेरी फिंगर है b की तरफ मुझे रोटेट करना है, तो यहाँ पर v है क्रॉस b, तो मेरा जो थंब की डायरेक्शन कहाँ हुई, अपवर्ड हुई। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो इस चार्ज के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है, और इस वजह से ये जो चार्ज है क्या हो जाएगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा और लगातार डेविएट होता रहेगा। और अगर ये फील्ड सफिशिएंट है तो इसका जो पाथ है वो कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा। अब पूरा सर्कुलर क्यों बनाया है, देखो जैसे यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो यहाँ पर भी फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। इस तरह से जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर भी अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आप देखोगे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। हर बार यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है, तो इस वजह से ये जो चार्ज है, चार्ज पूरा सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा। तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है तो इतना तो श्योर है यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हमने कहा था मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पाथ। इसका मतलब ये हुआ ये जो पाथ है, सॉरी ये जो फोर्स है इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा दैट इज mv²/r। अगर हम ये मान लें इसकी सर्कल की रेडियस r है तो सो fb इज इक्वल टू mv²/r, और इस fb का फॉर्मूला क्या है, qvb, मैक्सिमम फोर्स है इस केस में qvb है, sin 90 तो क्या हो गया, 1 हो गया। सो qvb इक्वल्स टू mv²/r। तो इस फॉर्मूला से हम इस सर्कल की काफी पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये फाइंड करना हो कि ये जो सर्कल बना है इस सर्कल की रेडियस कितनी है तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर r है तो ये v और v तो कैंसिल हो गया और r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू mv/qv। इसी तरह से अगर हमें ये फाइंड करना है कि इस चार्ज का वेलोसिटी क्या है, इस चार्ज का स्पीड क्या है, तब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो v दिख रहा है इसको जब v के लिए सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल्स टू qbr/m। देखो ये थोड़ा सा डरावना फॉर्मूला है, डरना मत, याद करने के लिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। देखो ये क्या है, कब्र/मौत, तो ये qbr/m मैंने ऐसे याद रखा, डरना मत, देखो मिटो देता हूँ। अब यहाँ पर r की वैल्यू आ गई, यहाँ पर v की वैल्यू आ गई। अब जब
यहाँ से चार्ज मान लो स्टार्ट हुआ था और उसने पूरा पाथ रोटेट किया, तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज को पूरा एक सर्कल ट्रेवल करने में, पूरा ये पाथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, और दैट इज आवर टाइम पीरियड। और जब टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन v, 2 पाई आर अपॉन v, v की वैल्यू जब हम ये पुट करते हैं तो क्यू बी आर अपॉन एम, एम ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू कैंसिल होगी। तो इसका मतलब इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा पूरा एक पाथ रोटेट करने में, पूरा एक सर्कल ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड आ गया तो अब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। और हमें अच्छे से पता है जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो टाइम पीरियड का रिवर्स होता है। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो इस तरह से हमने सर्कल का रेडियस फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड की, टाइम पीरियड फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड की, और इसी हम इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड, इसका जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई एम मल्टीप्लाई बाय क्यू बी। सॉल्व करने पे वैल्यू आती है ओमेगा की क्यू बी अपॉन एम। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ केस। जिसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो थीटा है वो बिटवीन 90 टू 0 है। यानी अभी हमने डिस्कस किया था जब एंगल 0 था, यानी जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटर होता है तो उसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी। फिर हमने डिस्कस किया कि उसका पाथ कैसा होगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर थीटा 90 डिग्री होता है तब फोर्स क्या होगा और पाथ कैसा होगा। अब हम एक केस और डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जिसमें हमने ये एज्यूम किया है कि अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो उस केस में फोर्स किस तरह से अप्लाई होगा और जो ऑब्जेक्ट का पाथ है यानी हमारे चार्ज का पाथ है वो कैसे होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है। और यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां कोई चार्ज है और यहां पर कोई चार्ज है जो चार्ज मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे। जैसे हम यहाँ पर मान रहे हैं इस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पर v वेलोसिटी से ये वो चार्ज था जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, ये कुछ कोई थीटा एंगल बना रहा है। जो थीटा कहाँ है, 0 से 90 के बीच का कोई एंगल है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो जब चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और इस चार्ज का पाथ कैसे होगा। तो अगर हम इस सबसे पहले जब इस वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, हमेशा की तरह एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसमें से एक कंपोनेंट होगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। अब बिकॉज दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो जो थीटा वाला एंगल होता है उसको हम कॉस नाम देते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वेलोसिटी का, दिस इज v cos थीटा। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इसको हम v पैरेलल लिख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से ये जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज v ऑफ sin थीटा। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको नाम लिख रहा हूँ v परपेंडिकुलर, यानी इसको मैं v परपेंडिकुलर से शो कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये देखिए, हमें पता है हमने दोनों केसेस किए हैं। केस फर्स्ट जिसमें चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंटर हो रहा है। तो आप इस तरह से ये कह सकते हो यहाँ पर कि वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है।
और v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जब चार्ज इसमें एंटर होता है तो ये कंपोनेंट की वजह से, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से पाथ कैसा था, सर्कुलर पाथ। इसकी वजह से पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज है वो सर्कल में मूव करेगा और इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, यानी आप कह सकते हो इस डायरेक्शन में वो शिफ्ट होगा। तो इस तरह से जब हम पाथ देखते हैं, ओवरऑल पाथ, तो हमारे पास चार्ज का कुछ इस तरह का पाथ आता है। सर्कल में किसकी वजह से घूम रहा है, v sin थीटा की वजह से। और ये जो शिफ्ट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, v पैरेलल की वजह से, v cos थीटा की वजह से। तो इस तरह के पाथ को हम कहते हैं हेलिकल पाथ। यहां पर ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल बने हैं, जैसे एक यहां पर ऐसे और दूसरा यहां पर इस तरह से, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसको कहा जाता है पिच। तो ये जो पिच यानी ये जो शिफ्टिंग हुई है ये तो इसकी वजह से हुई है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा। और ये जो सर्कल वाला जो मोशन हुआ है, सर्कल वाला मोशन इसकी वजह से हुआ है। तो अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यू डिस्कस करते हैं। जैसे अभी अभी हमने ये चेक किया था कि जैसे, तो अब हम चलो सबसे पहले यहाँ पर ये फाइंड करते हैं कि ये जो सर्कल बना है इस सर्कल की रेडियस क्या है। ये जो एक लूप बना है इस लूप की रेडियस क्या है। तो रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qv। इतना ध्यान रखना, जब चार्ज इस थीटा टू 90 वाली रेंज में होगा तो हमारे जो चार्ज का पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा, सर्कुलर भी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, उन दोनों के कोई बीच का कॉम्बिनेशन हेलिकल पाथ होगा। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इस सर्कल का रेडियस क्या है, तो r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qv। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम v पुट नहीं कर सकते, हमारे पास दो वेलोसिटीज है, v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल। और सर्कल वाला जो मोशन होता है वो v परपेंडिकुलर की वजह से होता है, तो यहाँ पर v ना लेके आपको क्या लेना पड़ेगा, v परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। सो r इज इक्वल्स टू m और v परपेंडिकुलर मींस v ऑफ sin थीटा डिवाइड बाय q। तो यानी इस तरह से हम ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें ये पिच फाइंड करनी हो, पिच क्या है, ये एक सिंपल डिस्टेंस है। सो पिच डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और टाइम भी कौन सा, ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल बने हैं इन दोनों के बीच का टाइम, तो आप इसको क्या ले सकते हो, v, और ये टाइम कौन सा है, टाइम पीरियड है। और ये v कौन सा है, ये वाली जो शिफ्ट होती है वो पैरेलल की वजह से होती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, पैरेलल लिखना पड़ेगा। सो v पैरेलल इज इक्वल्स टू v cos थीटा, और इस t का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दिस इज 2 पाई m अपॉन qv। तो ये तो हमारे पिच की वैल्यू है इस केस में, और ये जो सर्कुलर पाथ बना है उसके बीच की रेडियस है।